तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैं ट्रक चलाना सीख रहा था। वैसे तो उस्ताद ने मुझे बड़े अच्छे से तालीम दिया था, पर अभी भी मैं सही से खुला नहीं था। 6 महीने बीतने को आए थे और जब भी उस्ताद मुझे ट्रक चलाने को कहते तो मैं कोई ना कोई बहाना बना देता। उस्ताद तो समझ जाते कि मैं बहाना मार रहा हूँ, पर वो कुछ कहते नहीं। एक बार कुछ अर्जेंट डिलीवरी का कॉल आ गया, पर उस्ताद की बीवी की डिलीवरी थी उस रात, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में थे। पर माल पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी था। मालिक ने बिना मेरी बात सुने ही साफ साफ कह दिया कि माल ठीक समय पर डिलीवर हो जाना चाहिए। क्योंकि मेरे पास अब कोई दूसरा चारा भी नहीं बचा था, लिहाजा मैंने अपने आप को समझाया कि तू कर लेगा। वैसे भी 200 किलोमीटर का रास्ता ही तो तय करना है। ये सोचकर मैं गोदाम से ट्रक लेकर निकला। अभी रात के 11 बजे थे। ट्रक ड्राइव करते हुए मुझे थोड़ी घबराहट तो हो रही थी, पर मैं ट्रक की स्पीड 30 के आसपास रख के चला रहा था, जिस वजह से मैं अगले 2 घंटे में सिर्फ 60 किलोमीटर की ही दूरी तय कर पाया था। मतलब के हिसाब से तो मुझे अगले बचे हुए 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 से 5 घंटे लग जाते, और अभी रात के 1-2 बज ही चुके थे। क्योंकि मुझे माल 3 बजे तक डिलीवर करना था, लिहाजा मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी और अब ट्रक की रफ्तार 60 के आसपास थे। मेरे लिए अच्छी बात तो ये थी कि अभी पूरा हाईवे खाली पड़ा था, जिस वजह से मेरी घबराहट कम हो गई थी। फिर जब मैं कांकोड़ा रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचा तो रेलवे फाटक गिरा हुआ था, यानी कोई ट्रेन गुजरने वाली थी। मैंने वहां ट्रक रोका और ट्रेन के गुजरने का वेट करने लगा। फिर कुछ देर बाद वहां से एक ट्रेन तो गुजरी, पर रेलवे फाटक गिरा ही रहा। शायद कोई दूसरी ट्रेन भी वहां से गुजरने वाली थी। मैं अभी ट्रक में बैठे बैठे दूसरी ट्रेन के गुजरने का वेट ही कर रहा था कि तभी मेरी नज़र रेलवे फाटक से कुछ दूर एक औरत पर गई, जो रेलवे ट्रैक पर कपड़े धो रही थी। उस औरत को इतनी रात गए रेलवे ट्रैक पर कपड़े धोता देख जहाँ एक और मेरी हंसी छूट गई। तो वहीं जब मुझे ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी तो मैं एकदम से चिल्लाते हुए उस औरत से बोला, अरे ओ धोवन, ट्रैक से हटो, ट्रेन आ रही है। मेरी आवाज़ देने पर उस औरत ने मेरी तरफ देखा तो ज़रूर, पर एक नज़र देखने के बाद वो फिर से कपड़े धोने में व्यस्त हो गई। फिर मैंने एक बार और आवाज़ लगाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या, जो पटरी पर कपड़े धो रही हो? चलो हटो वहाँ से, ट्रेन आ रही है। पर उस औरत पर मेरी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। वो वैसे ही कपड़े धो रही थी। वहीं अब पटरियां जोर से थरथराने लगी थी, मतलब कि अब ट्रेन कभी भी आ जाती। मैं अभी उस औरत को बचाने के लिए ट्रक से नीचे उतरा ही था कि तभी एकदम से दंदनाती मालगाड़ी उस औरत को कुचलते वहां से गुजर गई, और मैं देखता ही रह गया। मालगाड़ी के गुजरने के बाद रेलवे फाटक खुल गया और वहीं मैं वहां पर खड़ा थरथराई जा रहा था। ये पहली ही दफ़ा था जब मैंने कुछ इतना भयानक देखा था। मैं वापस से अपने ट्रक में बैठने के लिए अभी मुड़ा ही था कि मुझे किसी की हल्की सी आवाज़ आई। मैंने पीछे पलटकर देखा तो मैंने पाया कि पटरियों के बगल में कोई पड़ा हुआ है। मुझे लगा कि वही औरत है, और मैं फौरन दौड़ते हुए उन पटरियों के पास पहुंचा, पर वहाँ पर सिर्फ उस धोबन के उन कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि अभी भी मुझे वो सिसकियाँ सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर मैं इस ओर आया था। मैंने 1-2 बार उस औरत को आवाज़ भी दी, पर वो कहीं नहीं मिली, और मैं अभी भी पटरियों के आसपास देख ही रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बज उठी। फ़ोन मेरे उस्ताद का था। फ़ोन उठाते उस्ताद बोले, अरे भाई कहाँ पर है? इस पर मैंने कहा कि रेलवे फाटक पर हूँ। मेरे इतना कहते उस्ताद बोले, अरे जल्दी कर, अब तक तो तुझे पहुँच जाना चाहिए था, और हाँ, जैसे माल की डिलीवरी हो जाए मुझे कॉल करके बता देना। और इतना बोलकर उस्ताद ने फ़ोन काट दिया।
मैं भी फ़ोन रखते ही सब भूल भाल कर अपने ट्रक में बैठा और वहाँ से निकल पड़ा। पर वो सिसकियाँ अभी भी मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी, मानो वो मेरे साथ साथ चल रही हो। पर मैं किसी तरह अपना पूरा ध्यान ट्रक चलाने में लगाने की कोशिश कर रहा था ताकि माल की डिलीवरी सही से हो जाए। पर धीरे धीरे वो सिसकियाँ और भी तेज होती गई और साथ ही मेरे बर्दाश्त के बाहर भी, जिस वजह से ट्रक पर से मेरा कंट्रोल छूट गया और एक जोरदार झटके के साथ मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर जब आंख खुले तो मैं किसी रेलवे फाटक पर औंधे मुंह लेटा हुआ था और अजीब बात तो ये थी कि मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, साथ ही इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं वहाँ से उठकर जा सकूं। वहाँ चारों तरफ इतना गहरा अंधेरा था कि कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं मन ही मन में बजरंग बली का नाम जपने लगा, जिससे मुझ में थोड़ी हिम्मत और ताकत जागृत हुई। जब मैं किसी तरह बजरंग बली का नाम जपते हुए उठकर बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ मेरे अलावा भी कई लोग उन पटरियों पर लेटे हुए हैं। उन सब की कराहने की आवाज़ से मुझे ये एहसास हो गया था कि उन सब की भी मेरी जैसी हालत है। मैं थोड़ी और हिम्मत जुटाते हुए बोला, जय बजरंग बली। मेरे इतना कहते ही उन लोगों की कराहने की आवाज़ आनी बंद हो गई और फिर कुछ देर के बाद तकरीबन 5 से 7 लोग जो मेरी तरह बिना कपड़ों के थे वो मेरे पास आए। उन सभी के भी हाल खराब थे। मैं समझ चुका था कि इन्हें भी मेरी तरह नहीं पता कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम अभी उन पटरियों पर ही थे। तो सबसे पहले हमें यहाँ से दूर हटने की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। पता नहीं कब कौन सी ट्रेन हमें रौंदते हुए गुजर जाती। लिहाजा मैं और बाकी के सारे लोग पटरियों से हटकर थोड़ी दूर आ गए और सिर्फ 15 से 20 कदम चलते ही हम सारे इतनी बुरी तरह थक गए कि हम सारे वहीं किसी जिंदा लाश की तरह लेट गए। अब सिवाय सांस लेने के अलावा और कुछ नहीं किया जा पा रहा था। तभी पटरियों की तरफ से एक आवाज़ आई, अगर जान बचाना चाहते हो तो कमली धवन से अपने कपड़े ले आओ, नहीं तो अगली ट्रेन तुम सभी की सांसें छीनते हुए यहाँ से गुजर जाएगी। और इतना बोलकर वो आदमी एक एक करके वापस से उन पटरियों पर खींचकर छोड़ने लगा। अब वो मुझे खींचते हुए पटरियों पर लेकर जाने लगा। वहीं जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो एक बुढ़ा आदमी है जिसकी पीठ नीचे की तरफ झुकी हुई है। उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ा हुआ था। मैं उसे सिर्फ एक टकी देखे जा रहा था। तभी उस बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा और फिर उसने पटरियों की दूसरी तरफ इशारा किया। हालांकि उस वक्त मुझे ये पता तो नहीं चल पाया कि वो किस ओर इशारा कर रहा है, पर जब वो मुझे उस पटरी पर छोड़कर गया तो मैंने पलटकर उस ओर देखा जिस ओर उसने इशारा किया था। पर उस ओर देखने पर मुझे कुछ भी नहीं दिखा। वह चारों तरफ इतना अंधेरा था कि 10 से 20 मीटर तक ही थोड़ा बहुत दिखाई दे पा रहा था। मैं अभी भी उस ओर एक टकी देखे जा रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि वहाँ दूर कोई बैठा हुआ है। भले ही मुझे कुछ साफ साफ दिखाई ना दे रहा हो, पर उस ओर से आने वाली आवाज़ों से साफ था कि कोई ना कोई तो है वहाँ पर। मैं फिर एक बार बजरंगबली जी का नाम जपते हुए किसी तरह उस ओर सरकने लगा। फिर तकरीबन 10 से 12 मीटर सरकने के बाद मुझे वही औरत दिखाई दी जो उस रेलवे फाटक पर कपड़े धो रही थी। और वो औरत यहाँ भी ठीक उसी तरह बहुत सारे कपड़े लिए उस रेलवे ट्रैक पर बैठे कपड़े धो रही थी। फिर जब मैंने उन कपड़ों को ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि उन कपड़ों के ढेर में मेरे कपड़े भी पड़े हुए हैं। मैं अभी दूर से उस धोबन को देखते हुए ये सोच ही रहा था कि उस धोबन से बचते हुए कैसे अपने कपड़ों को हासिल करूं कि तभी वो धोबन वहाँ से उठे और वहाँ से चली गई। मुझे ये तो पता नहीं था कि वो धोबन सच में वहाँ से चली गई है या फिर उसकी ये कोई चाल है, पर उस समय मुझे यही सही मौका लग रहा था अपने कपड़ों को हासिल कर इस मुसीबत से बचकर निकलने का। लिहाजा मैं इस बार और तेजी से सरकते हुए अपने कपड़ों के पास पहुंचा और जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। अपने कपड़े पहनते ही
मैं एकदम से नॉर्मल महसूस करने लगा। अब तो वैसे भी मुझे वहाँ से भाग जाना चाहिए था, पर बाकी लोगों को वहाँ मरते हुए भला मैं कैसे छोड़ सकता था। लिहाजा मैंने वहाँ रखे कपड़ों में जितना बन सका उतना उठा लिया और उन लोगों की तरफ भागा जो अभी भी रेलवे ट्रैक पर असहाय पड़े हुए थे। उनके पास पहुँचते ही मैंने वो सारे कपड़े एक जगह रखते हुए उन लोगों से कहा, बजरंगबली का नाम लो और जल्दी से अपने कपड़े पहन लो। और मेरे इतना कहते ही वो सारे एक बार फिर बजरंगबली का नाम जपने लगे और उस कपड़े के ढेर में अपने कपड़े खोजने लगे। 3 लोगों को तो उन्हें अपने कपड़े मिल गए और वो तीनों अपने कपड़े पहनते ही जैसे ही नॉर्मल हुए वो वहाँ से भाग खड़े हुए। पर अभी भी 4 लोग बचे थे जिनके कपड़े नहीं मिल रहे थे। तभी पटरियों में कंपन होने लगा, मतलब कि कोई ट्रेन आने वाली थी। मैंने उन्हें पटरियों से दूर हटने को कहा, पर वो चारों हिम्मत हार चुके थे, जिस वजह से वो चाहकर भी पटरियों से दूर नहीं जा पा रहे थे। मैंने किसी तरह उन 4 में से 2 को तो पटरियों से दूर हटा लिया, पर जब मैं बाकी 2 को लाने के लिए पीछे पलटा तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन उन दोनों के इतने करीब आ चुकी थी कि मैं चाहकर भी उन दोनों को बचा नहीं पाया और ट्रेन मेरे आंखों के सामने उन दोनों को कुचलते वहाँ से निकल गई। अभी ट्रेन वहाँ से गुजरी ही थी कि तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से लौट आया और एक बार फिर उन दोनों को घसीटते हुए पटरियों की तरफ लेकर जाने लगा। मैंने जब उसे रोकने की कोशिश की तो वो बड़े ही भारी आवाज़ में बोला, किस्मत ने तुझे दूसरा मौका दिया जीने के लिए, चुपचाप चला जाए यहाँ से, कहीं ये मौका तेरे हाथों से निकल ना जाए। उसकी बात सुनकर मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मुझे सच में उन दोनों को उनके हाल पर छोड़कर चले जाना चाहिए, जो कभी भी मेरे शरीर से बाहर निकल सकते थे। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे और जैसे वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को वापस पटरियों पर रखने के बाद गायब हुआ, वैसे मैं फिर से उन्हें सहारा देते हुए पटरियों से हटा लाया। पर मुझे लगा कहीं वो बुरा आदमी फिर से ना आ जाए। ये सोचकर मैं उन दोनों को एक एक करके पटरी से काफ़ी दूर ले आया, जिस वजह से मैं भी बुरी तरह से थक गया था। अब किसी तरह लिफ्ट लेकर यहाँ से निकलना था, पर हाईवे से गुजरने वाली गाड़ी हमें देखते ही और भी तेज हो जाती। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि यहाँ से निकलने का कोई दूसरा ही तरीका ढूंढना होगा। तभी दूर खड़ी गाड़ी पर मेरी नज़र पड़ी। मैं फौरन ही दौड़कर उस गाड़ी के पास पहुँचा तो मैंने पाया कि वो मेरा ही ट्रक है। हालांकि मैं अपने ट्रक को वहाँ देखकर बहुत हैरान हुआ, पर साथ ही खुशी भी हुई। मैं फौरन ही ट्रक में बैठा और ट्रक स्टार्ट की। उन दोनों को भी ट्रक में बैठाया और वहाँ से निकल पड़ा। पर कुछ दूर जाते ही वो बूढ़ा आदमी लौट आया और हमारे ट्रक के साथ साथ चलने लगा। मैंने ट्रक को फुल स्पीड भी किया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तभी उस बूढ़े आदमी के मुंह से काला धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते वो धुआं ट्रक के चारों तरफ मंडराने लगा, जिस वजह से अब मुझे ट्रक के बाहर दिखाई देना बंद हो गया। डर के मारे मेरी हालत इतनी पतली हो गई थी कि मैंने कब ब्रेक लगा दिया मुझे खुद को पता भी नहीं चला। फिर जब ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी तो मैं सोच में पड़ गया कि हाईवे पर भला कौन सी ट्रेन आ रही है। तभी वो छाया काला धुआं छट गया और उस काले धुएं के छटते ही मैंने देखा कि मेरा ट्रक किसी हाईवे पर नहीं बल्कि रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ा है। इससे पहले कि मैं ट्रक से नीचे उतरता कि उस ट्रेन ने टक्कर मार दी और टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं किसी अस्पताल के 7 नंबर के बेड पर लेटा हुआ था। हाथ पैर टूट चुके थे। तकरीबन 3 महीने अस्पताल में बिताने के बाद जब मैं चलने फिरने के लायक हुआ तो उस्ताद ने कहा, यही काम करना है या फिर कुछ और इरादा है। दरअसल उस्ताद को लग रहा था कि जो भी मेरे साथ घटा है वो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है।
मैंने अपनी गलती को छुपाने के लिए एक भूतिया कहानी गढ़ दी है बस। मैं ये तो जानता था कि ऐसी बातों पर किसी का विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था, पर जो मैंने देखा और महसूस किया, मेरे लिए तो वो सब सच था और सच ही रहेगा। पर वो कमली धवन कौन थे और वो बूढ़ा आदमी, ये तो पता नहीं। पर उस रात बजरंगबली की कृपा से ही मैं बच पाया। फिर बीतते वक्त के साथ ये आदत धुंधली पड़ने लगी थी। पर एक रोज मुझे एक आदमी मिला जिसके साथ भी ये घटना घटी, और तभी उसने बताया कि बहुत पहले एक धोबन थी जिसका नाम कमली धवन था। एक रोज उससे एक साहूकार के कपड़े गलती से फट गए, जिससे वो साहूकार उस धोबन को सजा देने के लिए 3 दिन तक लगातार कपड़े धुलवाए और वो कपड़े धोते धोते ही मर गए। जिसके बाद उसका पति उसकी लाश लेकर कहीं गायब हो गया। फिर कई साल बाद अचानक ही वो काली धोबन वापस लौट आई। अब जो भी उसे देख लेता वो धोबन उसके कपड़े उतार लेते, और कपड़े उतारते ही वो आदमी बेजान पड़ जाता।